नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रात के 10 बजे हैं और आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आपके बीच। यद्यपि आज मैं कुछ अपने निजी कार्यों की चलते अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा हूं, लेकिन आप सबका प्यार, आप सबकी चाहत मुझे अपने कामों से भी खींच करके आपके बीच ले आती है। कल आप सब ने मेरी रात में प्रतीक्षा की, लेकिन किन्हीं विशेष कारणों से, चूँकि मैं दिन में आपसे मिल चुका था, इस नाते रात में आने को कोशिश मैंने की, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आपके बीच नहीं आ पाया। हमें अच्छा तब लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे इस क्लास के। तब मुझे ये लगता है कि आपने मेरे इस क्लास में मंथन किया है, मनन किया है, चिंतन किया है, और तब आपने अपने कमेंट्स को लिखा है। आप सब नमस्कार लिखते हैं, मैं आपके नमस्कार को स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं ये जान के चलता हूं कि आपने कमेंट्स पर अपने चिंतन को, अपने मंथन को लिखा है। कोशिश ये किया करिए कि जिस विषय पर हम आपसे चर्चा कर रहे हों, आपके उस दिन के सवाल कमेंट्स में उसी से संबंधित रहा करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। विभिन्न रोगों पर आप जब सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे लिखते हैं कि आप इस पर चर्चा कर लें, इस पर चर्चा कर लें, तो मैं उसको नोट तो कर लेता हूं, लेकिन मेरे पास जो विषय की अनिवार्यता होती है, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करने का कोशिश करता हूं। मेरे कल दिन के क्लास में जहां मैंने आपसे सोडियम कार्बोनेट में फ़्लो में बोल गया था, वास्तव में सोडियम क्लोराइड मुझे बोलना था और मैं बोलना कुछ चाह रहा था और पता नहीं कहां से फ़्लो में वो कार्बोनेट मुंह से निकल गया। तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि नमक का जो फार्मूला होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, और NaCO3 ये सोडियम कार्बोनेट होता है। चूँकि नमक ही रक्त के अंदर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, इस नाते वहाँ पे सोडियम क्लोराइड आप समझ लें। हालांकि मैंने फेसबुक पर इसको लिख भी दिया था, लेकिन फिर भी हमारे कई साथी उसको नहीं पढ़ पाए होंगे या फ्लो में नहीं रहा होगा, तो मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उस संशोधन को आप तक पहुँचा रहा हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं, और जितने भी लोग इस समय लाइन पर हैं, सत्या पांडे जी, सीमा पांडे जी, वेद प्रकाश पटेल जी, मनीराम चौहान जी, डॉक्टर राशिद अंसारी, विनोद कुशवाहा जी, मोहम्मद जमील, समीर पात्रा जी, घानाराम जी, प्रमोद प्रसाद जी, सुनील सोनी, के साथ साथ कई साथी आ चुके हैं। राजेंद्र सिंह राठौर आ चुके हैं। पिंक गराई जी कह रहे हैं आपके हर क्लास में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, आप जैसा भी चाहें वैसी जानकारी दीजिए सर। और मिस्टर विश्वकांत जी हैं, और एक इलेक्ट्री होम्योपैथी हैं, ये इलेक्ट्री लिखे हुए हैं, कृपया इसको सही कर लें, इलेक्ट्रो कर लें। मनोज यादव जी लाइन पर हैं, राशिद अंसारी जी लाइन पर हैं, बहुत से साथी लाइन पर आ चुके हैं। लगभग मैं देख रहा हूँ कि 50 के ऊपर लोग आ चुके हैं। मनोज यादव जी, विनेश पाल सिंह जी, RP सैनी जी हैं मथुरा से, और मोहम्मद आघानी जी आ चुके हैं लाइन पर। आप सबका नाम आज बोल दूं ताकि आप सब लोग ये इंतज़ार करते हैं कि मेरा नाम नहीं बोला गया। नाम बोलने के बाद ही शुरू करता हूं। मिस्टर राजेंद्र प्रसाद सैनी, नरेंद्र पटेल जी, आवास काजी जी, सुरेंद्र गुर्जार जी नमस्कार, अब्दुल मुतलबिल, मिस्टर विकास कुमार जी हैं, VK श्रीवास्तव सुल्तानपुर से, विजेंद्र सिंह जी नमस्कार। चलिए आप लोग नमस्कार कर लें, मैं सबके नमस्कार स्वीकार कर फिर अपनी बात करूं। मिस्टर प्रिंस श्रीवास्तव जी, शायद आप पहली बार हमसे मिल रहे हैं, बाकी नाम तो सब कॉमन आ रहे हैं। विजेंद्र सिंह जी भी नमस्कार कर रहे हैं। मिस्टर जगदीश चौहान जी नमस्कार, दीपक कुमार जी नमस्कार, मिस्टर गुरदीश सिंह जी नमस्कार, रॉबिन प्रताप सिंह जी नमस्कार,
जगदीश चौहान जी भी हैं, गुरदीश सिंह जी आ चुके हैं लाइन पर, विजेंद्र सिंह जी भी हैं, विकास कुमार जी भी हैं। आप सबका नमस्कार है। तो सुनील चौरसिया जी, आपका भी नमस्कार है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आप सबके नमस्कार को डॉक्टर ब्रिजकिशोर शर्मा जी नमस्कार। थोड़ा देर में आप लिख रहे हैं या देर में आप आए हैं क्लास में, चलिए कोई बात नहीं। राजेश मेहरा जी, शायद आप का नाम मुझे लग रहा है कि आप क्लास रेगुलर नहीं अटेंड कर रहे हैं, साथ ही ये नाम कॉमन नहीं लग रहा है। अमृत लाल जी नमस्कार। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनारायण साहू जी नमस्कार। मोहम्मद अली जी नमस्कार। अब इसमें जितने भी नाम हैं, प्रिंस श्रीवास्तव जी हैं, पिछले 2 वीक से आपको फॉलो कर रहा हूं जी प्रिंस जी। बाबू आधना जी नमस्कार। विनोद कुमार जी नमस्कार। महबाब एक नाम आया था कोई महबाब करके, माधव प्रधान जी हैं। सई अरोरा जी नमस्कार। अजय कुमार जी आप भी आ चुके हैं लाइन पर। चलिए, नाम पढ़ने में फिर बाद में देख लिया जाएगा, जिनके नाम छूट जाएंगे। मैं सबका नमस्कार करता हूं। और चंपेश्वर सोनकर जी भी आ चुके हैं लाइन पर। आज का महत्वपूर्ण विषय अब आप ध्यान दें। अब अपने नाम के चक्कर में आप ना पड़ें, नाम सबके मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। आप सबका नमस्कार है। और आप ये सोच लें कि अगर मैं आपसे 30 मिनट का क्लास लेता हूं तो फिर 30 मिनट में इसको रिव्यू करके आपको जवाब देने में लगाता हूं 30 से 45 मिनट तक। तो लगातार लगभग मैं अपने नेट को 1 घंटे तक आपके लिए समर्पित करता हूं। और फ्री ऑफ कास्ट, इसका मैं कोई चार्ज आपसे नहीं करता हूं। ये मेरी एक लगन है, मेरी एक श्रद्धा है आप सबके प्रति, और आप सबके प्यार और स्नेह के नाते में इस काम को करता हूं। हम बात शुरू करते हैं कि हम जो शरीर प्रकृति ने हमको बना के दिया है, ये शरीर विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना है, विभिन्न ऊतकों से मिलकर बना है, विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। विभिन्न कोशिकाओं से, विभिन्न ऊतकों से, विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। के जी जरा, मैं क्लास ले रहा हूं रात में, अभी आधे घंटे बाद आपसे बात करता हूं। विभिन्न कोशिकाओं के कार्य करने की जो शैली है, यानी कोई भी कोशिका, अगर आपने किसी कोशिका का चित्र ध्यान दिया हो तो कोशिका 2 पार्ट में बटी होती है। मैं जो आपको बता रहा हूं, ये मैं किसी किताब को देख करके नहीं बता रहा हूं, ये मेरी मेमोरी में 40 साल से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भरी है। यह अलग बात है कि मैं किताबों को कंसल्ट करता रहता हूं और पढ़ना मेरी एक आदत में शुमार है। लेकिन जो बातें मैं आपको बता रहा हूं और जो सैद्धांतिक रूप से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, इसको आप समझने का प्रयास करें कि एक कोशिका के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट उसका न्यूक्लियस होता है और एक पार्ट आउट ऑफ न्यूक्लियस होता है। किसी भी केंद्रक के अंदर जो मटेरियल होता है वो हमारा क्रोमोसोम्स होता है, न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियस के ठीक बाहर और सेल वॉल के बीच में विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिनमें एक सेल ऑर्गेनेल्स कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में उस संबंधित सेल की एनर्जी एक स्टोर के रूप में पड़ी रहती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक एनर्जी का स्टोर है। अब ये एनर्जी हमारे बॉडी में किस रूप में आती है? प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फैट के रूप में, विटामिन्स के रूप में। और ये जो एनर्जी है, यानी ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स हैं, ये हमको अपने भोज्य पदार्थों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसके साथ हमको एनर्जी ऑक्सीजन के रूप में ये ब्लड के माध्यम से हीमोग्लोबिन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित होता है और फिर आगे जा कर के विभिन्न कोशिकाओं के अंदर विभिन्न क्रियात्मक कार्यों को करके सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए हमारे लंग्स के अंदर पहुंच करके जब हमारे सेल में प्रवेश करता है, एल्वियोली में, लंग्स की छोटी छोटी कोशिकाओं में,
तो वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ पे पहुँच करके अपना सेलुलर रिस्पायरेशन करता है और वहाँ से ये कन्वर्ट होकर के एनर्जी के रूप में आगे बढ़ता है, जिसको हम एनर्जी के रूप में इसको कोशिकाओं में एकत्र कर लेते हैं। जब हमको कोशिका को कोई कार्य करना होता है तो उसी माइटोकॉन्ड्रिया से हम एनर्जी को खर्च करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी सेल को, अब मैं जो मूल चीज़ आपको उससे चर्चा कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। किसी भी सेल को दो तरह की प्रोसेस की ज़रूरत है। एक प्रोसेस की आवश्यकता है एनर्जी को गेन करने की, और एक प्रोसेस की ज़रूरत है एनर्जी को खर्च करने की, उसको निकालने की। हम चर्चा कर लें कि एनर्जी को गेन करने वाले कौन कौन से ऑर्गन हमारे बॉडी में प्रकृति ने बनाए। एनर्जी को गेन करने के जो ऑर्गन्स हमारे शरीर में प्रकृति ने बनाए, वो आपने हमारे जो बुक हमने आपको दिया उस बुक के पेज नंबर 341 में मैंने एक चार्ट दे रखा है जिसमें कुछ कंप्यूटर की मिस्टेक से टाइपिंग मिस्टेक है स्पेलिंग में, उसको आप सही कर लें। ये एक चार्ट बना हुआ है, ये मेरे हाथ का बनाया हुआ 1982 में चार्ट था, और जब मैंने इसको बना करके टेबल पर डॉक्टर रमाशंकर जी के रखा तो वो एक बार ताज्जुब करने लगे, कहे कि तुम्हारा दिमाग यहाँ तक कैसे चला। और फिर हम लोगों ने, हमारी टीम ने इस पर गहन अध्ययन किया कि क्या वास्तव में फिट बैठता है, तो रमाशंकर जी ने इसको फाइनल अप्रूव किया और तब से ये चार्ट मेरे नाम से या मेरे द्वारा इसको जाना जाता है। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, इसमें हमने 3 सिस्टम डिवाइड किया है: डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और सीएनएस सिस्टम हमारे। और ये सिस्टम बॉडी के 3 जो 2 हमने आपको सिस्टम बताया सेल का, एक एनर्जी को गेन करना और एक एनर्जी को रिलीज करना। एनर्जी को गेन करना, अब एनर्जी को गेन करने में कितने ऑर्गन काम करते हैं, वो ऑर्गन हमने इस सिस्टम में लिया है। हमने लिया है इसमें स्टमक एनर्जी को गेन करने में, इंटेस्टाइन लिया है, ग्लैंड्स लिए हैं, लीवर लिया है और लंग्स लिया है। और फिर एनर्जी को रिलीज करने में बॉडी में विभिन्न उपक्रमों से, और फिर उसके वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रिएट करने में हमने जो ऑर्गन लिए हैं वो लिए हैं लंग्स, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, लीवर और स्किन। और तीसरा सिस्टम हमने लिया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी पूरे बॉडी को हमने 3 भागों में बांटा है। इसको आप सिस्टम न माने, नहीं तो हमारे कुछ जूलॉजी और फिजियोलॉजी के उच्च जानकार लोग, जिन्हें कुल कमेंट्स करना आता है, उनको मैं उच्च जानकार या मेधावी इलेक्ट्रोहोपैथ कहता हूँ, वो कहने लगेंगे कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को फिजियोलॉजी नहीं आती है और वो सिस्टम, उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में पता ही नहीं कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, इसको सिस्टम मान लेते हैं। जैसे मैंने डाइजेस्टिव वाले पार्ट में लंग्स को लिख दिया तो उन्होंने लिखा कि लंग्स को डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव डाइजेस्टिव सिस्टम में मान रहे हैं, इनको सिस्टम समझ में नहीं आता। जबकि उसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है कि एनर्जी गेन करने वाले ऑर्गन हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हो गया पाचक तंत्र। तो पाचक तंत्र से हम क्या ले रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और पानी के माध्यम से हम उसको पचा रहे हैं। यानी वाटर इज ए कंपल्सरी पार्ट ऑफ डाइजेशन। तो एनर्जी गेन करने में हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, लंग्स और ग्लैंड्स होते हैं ये। और एनर्जी को रिलीज करने में लंग्स हमारा एनर्जी रिलीज करता है और लंग्स हमारा एनर्जी गेन भी करता है। इसीलिए दोनों सिस्टम में हमने इसको सम्मिलित कर रखा है। इसकी व्याख्या करने के लिए मुझे आज सुभाष आउटेज भी लाइन पर है। सुभाष जी, आउटेज जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक नियम बना रखा है अपने सभी साथियों के लिए कि वो रोग पर स्वयं मंथन करें, रोगी पर स्वयं मंथन करें और मुझसे कम से कम सलाह लें। चूँकि लगातार क्लास 1 साल चल चुका है, तो आप मेडिसिन में इतने माहिर हो चुके हैं, दवाओं को रोगी को लिखने के लिए आप लोग इतने माहिर हो चुके हैं, अगर मेरे क्लास को लगातार आप सुन रहे हैं, कि मेरी बहुत कम आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसीलिए मैंने अपने सभी साथियों की सलाह पर अपना जो परामर्श शुल्क या कंसल्टेशन फ़ीस रखी वो 200 रुपये रखी है, जिसमें मैंने आपके परिवार को फ्री रखा है। और आपके परिवार में मैंने आपको जोड़ा है आपके माता पिता, आपके पुत्र या पुत्री, आप और आपकी पत्नी। इसके अतिरिक्त अगर आप अपने भाई, साली, सरहज या मामा या मामी या चाचा या चाची या भतीजी या भाई या भांजे किसी की बात करते हैं, तो मेरा सभी से इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध है
कि आप पहले मेरा परामर्श शुल्क मेरे खाते में डाल दें और फिर मेरी परामर्श ले लें। उससे होगा क्या कि आप या तो शुल्क दे करके हमसे परामर्श लेंगे और नहीं तो आप स्वयं अपने रोगी से लड़ेंगे। जब आप रोगी से लड़ के थक जाएं और कहें कि सर मैंने इतनी दवाएं इनको लिखी थी और इन दवाओं पर मैंने ये रिजल्ट प्राप्त किए, इसके आगे मैं अब असमर्थ हूँ, तो वो आपकी जो सलाह होगी वो आपकी निजी सलाह मानी जाएगी। वहाँ पे मैं आपसे कंसल्टेशन फीस नहीं लूँगा। मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ लें। जब आप किसी रोगी से 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन अपनी दवाओं को करते करते थक जाएं तो पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख दीजिए कि मैंने इस डेट में इतने दिन तक ये दवा दी, इतने दिन तक ये दवा दी और इनको ये रोग थे, इनके ये लक्षण थे और इस पर मैंने इतनी सफलता पाई और आगे अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, अब आप मेरी मदद कीजिए। तो मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूँगा। लेकिन जैसे रोगी आपके पास आया और आपने मेरा फ़ोन घनघना दिया, सर मेरे पास रोगी बैठा है, इसकी ये समस्या सुन लीजिए, तो उसके लिए मेरा निवेदन है कि पहले आप 200 रुपया मेरे अकाउंट में डाल दीजिए और फिर मेरी सलाह आप ले लीजिए। फिर वो सलाह मेरी उस रोगी के लिए 1 महीने तक लागू रहेगी। 1 महीने में मैं उस रोगी की हर समस्याओं को समाधान करता रहूँगा। लेकिन आप इसको अन्यथा न लें और ये ना मान लें कि ये मेरा अहंकार है। ये मेरा आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए मेरा एक क्राइटेरिया, एक मैंने बैरियर लगाया है और इस बैरियर को अगर आप पार करना चाहते हैं तो 200 रुपया आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ जो लोग इसको मेरा अहंकार मान रहे हो कि अभी बहुत विद्वान हो गए, 200 रुपया चार्ज करने लगे या तरह तरह की बातें करते हो। मैं अब किसी बातों पर बहुत ज़्यादा मंथन या चिंतन करने की स्थिति में नहीं हूँ। सिर्फ चूँकि अभी शाम को 4-5 साथियों ने सलाह मांगी और मैं जैसे लिखा कि आप फीस जमा करें, तो ऐसे उन्होंने अपने आप को व्हाट्सएप से अलग कर दिया। तो ये एक अन्यथा नाले मेरे प्रोसेस में आ गया है। जैसे आप अपनी बुक खरीदते हैं, जैसे आप मेरी बुक एडवांस बुक करते हैं, ऐसे आप अगर मुझसे परामर्श लेते हैं किसी रोगी के बारे में तो आपको परामर्श शुल्क देना ही होगा। लोग एलोपैथी डॉक्टर के यहाँ परामर्श शुल्क दे आते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर के यहाँ दे आते हैं, आयुर्वेद में दे आते हैं और दवा अगर 50 रुपये की और डॉक्टर ने कह दिया हमको 300 रुपया दे दी तो बड़े खुशी दे देते हैं। तो आप अपने सीनियर या अगर आपने मुझको गुरु मान रखा है तो उसको गुरुदक्षिणा के रूप में ही मुझको दे दीजिए और मुझसे सलाह लीजिए। आप 1 महीने तक सलाह लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अब आइए, मैं ये कह रहा था कि जो एनर्जी गेन करने वाले ऑर्गन हैं, वो एनर्जी गेन करने वाले ऑर्गन आपके स्टमक, गाल ब्लेडर, लीवर, विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, और लंग्स क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सीजन को आगे प्रोसीड करता है, एनर्जी को सही रूप में ब्लड से खींच करके ऑक्सीजन को ये आगे बढ़ाता है। जो ऑक्सीजन हम नाक से सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन जा करके हमारे फेफड़ों में पहुंचती है और वहां से वो आगे प्रोसीड कर जाती है। यद्यपि हम सांस में बहुत सी गैसें लेते हैं अंदर, लेकिन उन गैसों में से ऑक्सीजन के कार्य करने की दर 70 गुना ज़्यादा है। इस नाते ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ तुरंत इन्वॉल्व हो जाती है। ये एक बहुत मायने की सवाल है कि हम सांस लेते हैं, हमारे आसपास जितनी वायुमंडल में गैसें होती हैं वो सब हम अंदर ले लेते हैं, लेकिन लंग्स में जा कर के अन्य गैसें उतनी तेज़ क्रिया नहीं करती हैं जितनी तेज़ ऑक्सीजन ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके और फिर एनर्जी बना करके और वापस कार्बन डाइऑक्साइड बना करके वापस ले आती है। तब तक अन्य गैसें क्रिया शुरू भी नहीं कर पाती, तब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड बन करके वापस आ जाती है। यानी 70 गुना तेज ये कार्य करती है अन्य गैसों की अपेक्षा। इस नाते ऑक्सीजन की प्राथमिकता हमारे कोशिकाओं में एनर्जी को गेन करने के लिए मानी गई। इस नाते हमने लंग्स को इसमें रखा है। फिर हमने ये दिया कि अगर जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज होने के बाद, विभिन्न कोशिकाओं को कार्य करने के बाद, अब हमारे शरीर में एनर्जी का काम क्या है, एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम बोल रहे हैं, हमको शक्ति लग रही है, ये हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है। हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क में सारे काम आपके हैं, चाहे वो ब्रेन के फिजिकल वर्क में हो आप काम कर रहे हो, चाहे आप हाथ से काम कर रहे हो, आप किसी मशीन पर खड़े हो, यानी आपके बॉडी के ऑर्गन का अगर फिजिकल एक्सर्शन हो रहा है, बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो सारा का सारा आपका एक्सर्शन में आएगा, आपके ऊर्जा को कम करने का आएगा, ऊर्जा की खपत में माना जाएगा। यानी कंप्लीट मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब इनके एनर्जी रिलीज होने के बाद कुछ ऐसे होंगे जो एनर्जी लाए होंगे और कुछ एनर्जी रिलीज किए होंगे। दोनों के बीच में कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल बचे होंगे, कुछ अपद्रव बचे होंगे जिनको शरीर से बाहर भी निकाला जाना जरूरी है। तो उन अंगों को जो शरीर से बाहर निकालते हैं उनमें आपका लंग्स हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। स्किन हो गया जो आपका पसीना बाहर निकालता है। फोड़े फुंसी के माध्यम से आपका पस बाहर निकाल देता है, स्किन को रिलीज कर देता है। लीवर आपका यूरिया यानी नाइट्रोजन को विभिन्न उपक्रमों में यूरिया और फिर बाद में यूरिन में चेंज कर देता है।
यूरिनरी ब्लेडर आपका यूरिन को पास करने में काम करता है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लेडर है, ये सारे के सारे ऑर्गन्स एक्सक्रिएट करने में लगे रहते हैं। और जो हमने पहले ऑर्गन बताए वो एनर्जी को इंगेज करने में लगे रहते हैं। इस नाते जो हमारा चार्ट है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, एनर्जी को इंगेज करना और एनर्जी को रिलीज करना। एनर्जी को इंगेज करने के लिए हमने एक मेडिसिन बनाई, मैटी जी ने बनाई। मैटी जी ने तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया कि नहीं दिया, मैंने इसको किताबों में नहीं पढ़ा, लेकिन L2 उनका एक कंपाउंड मेडिसिन था जिसमें S1, L1, A3 था। अब हम बात कर लें कि S1, L1 और A3। S1 जैसा आपको पता है कि माउथ के सारे पार्ट्स को ये कवर करता है, सैलिवरी ग्लैंड को कवर करता है, लीवर को कवर करता है, स्टमक को कवर करता है, इंटेस्टाइन को कवर करता है, हमारी तंत्रिकाओं को कवर करता है। चूँकि S1 का काम ये यूनिवर्सल रेमेडी मानी गई है, इस नाते इसके कार्यों की हम तुलना हम आपसे पहले कर चुके हैं। L1 और A3 की अभी मैंने आपको 2 दिन पहले दोनों का कंपैरेटिव फंक्शन बताया है। तो L2 में हमने रखा है L1, S1, A3, यानी ये हमारे अधिकतम अंगों को कवर कर लेते हैं जो बॉडी में एनर्जी को लाते हैं या एनर्जी को देते हैं या एनर्जी को कंट्रोल करते हैं या एनर्जी को स्टोर करते हैं। इसके बाद हमने जो एक्सक्रिएट करने वाले ऑर्गन हैं, एनर्जी को रिलीज करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं उनको शरीर से बाहर भी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वो शरीर के कोशिकाओं के लिए हानिकारक हैं। कोशिकाओं में वो एंटी रिएक्शन दे सकते हैं, इस नाते उसको हम बाहर निकालते हैं। सुब्रतो राय जी नमस्कार, वीना बोरा जी भी आ चुकी हैं, गुड इवनिंग कर रही हैं, स्वान सिंह जी भी आ चुके हैं। अब L3 हमने बनाया। L3 में हमने क्या किया, S1 को हटा करके S2 कर दिया। S2 उन्हीं ऑर्गन पे काम करती जहां S1 काम करती है, लेकिन कब? जब S1 का काम हमको कम दिखाई पड़ रहा है या S1 का काम हमें समझ में नहीं आ रहा है, और जैसे हम S1 में बहुत दिन तक दे देते हैं और उसके तुरंत बाद हम S1 बंद करके S2 दे देते हैं, तो S1 हमें उन्हीं ऑर्गन्स में बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिल जाता है। यानी आप समझ लें कि S1 और S2 दोनों के लगभग सेम ऑर्गन्स हैं, सेम फंक्शन है, लेकिन बस स्मॉल इंटेस्टाइन पे और लार्ज इंटेस्टाइन पे S2 का काम कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, अन्य ऑर्गन पर S1 के सापेक्ष रहता है। इसलिए हमने S2, L1, A3 ये 3 मेडिसिन को मिला करके L3 कह दिया, यानी L3 में S2, L1, A3 है। अब आप देखें कि हमने इसमें क्या ले लिया, जैसे हमने S2 मिलाया तैसे ये लंग्स पर, किडनी पर, लीवर पर, स्किन पर, हमारे लैक्रियल ग्लैंड आंसू पर, हमारे विभिन्न प्रकार के पस को बाहर निकालने पर। मिस्टर हरीश चंद्र कुशवाहा जी हैं और SP दीक्षित जी भी आ चुके हैं लाइन पर। सामने जिसके नाम दिख जाते हैं उनका तो मैं पढ़ ही देता हूं, लेकिन जो आगे निकल जाते हैं उनको बैक करने में दिक्कत होती है। तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं। यानी L2 को हमने लिया एनर्जी को गेन करने वाले, और L3 को हमने लिया वेस्ट मटेरियल को या एनर्जी को रिलीज करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा उनको बॉडी से निकालने वाले, और तीसरा हमने CNS ले लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका L2 के साथ भी जोड़ा जाएगा, L3 के साथ भी जोड़ा जाएगा, और L2 प्लस L3 प्लस CNS तीनों दिया जाता है जैसी रोगी कंडीशन हो। अब जैसे रोगी ये कहता है कि मैं खाना तो बहुत खाता हूँ, मेरा पेट साफ नहीं होता है, या खाना मैं खा लेता हूँ ज़बरदस्ती, मुझे भूख नहीं लगती है। तो भूख क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन आपका बना हुआ है। तो आपको लगेगा कि बॉडी में फूड मटेरियल तो जा रहा है लेकिन एक्सक्रिएट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप L3 का चयन करेंगे। और अगर लगातार किसी को लूज मोशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो गया है, कॉलरा हो गया है, लगातार वोमिटिंग हो रही है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उसके पाचन क्रिया या एनर्जी को इंगेज करने वाली या एनर्जी को सबसाइड करने वाली जो जितने पार्ट ऑफ बॉडी हैं वो पार्ट ऑफ बॉडी अपने स्थायी लेवल से डिक्रीज कर गए हैं। तो हम तत्काल जैसे L2 देते हैं वैसे उसका लूज मोशन बंद होने लगता है, क्योंकि L2 फिर पाचन क्रिया को तेज करता है। जो कुछ हम खाते हैं पीते हैं उसको हमारे आहार नाल में पचाने की कोशिश करता है, पचाने के बाद फिर उसका वेस्ट मटेरियल या स्टूल बनाने का काम करता है। तो L2 और L3 में हमारा ये मानना है कि आप इसका चयन बहुत सोच समझ के करें। अगर हम L2 को 1 फार्मूला मान लें, L3 को 2 फार्मूला मान लें और CNS को 3 फार्मूला मान लें, तो आपका दवा का चुनाव क्या होगा? 1 + 3 या 2 + 3
या अगर विशेष परिस्थितियों में 1 + 2 + 3 तीनों हो सकता है। यानी 3 वाले को, यानी सीएनएस को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के या मानसिक रूप में सुदृढ़ करने के लिए, रोग से रोगी को दूर करने के लिए दिमागी तौर से आपको सीएनएस इस्तेमाल करना पड़ता है। अब सीएनएस में हमारी 3 मेडिसिन है जिस पर मैं चर्चा आपसे कर चुका हूँ। हम इसमें यस1 और P1 ये अदल बदल के देते हैं। जब हमको लगता है कि अब देखिए हम कब P1 देंगे और कब यस1 देंगे, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ। जब आपको L2 देना पड़े और आपका लगे कि यहाँ पे ये एक्यूट रोगी है और L2 की इसको ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप यस5 हटा करके यस1 कर दीजिए। और जब आपको रनर लगता है तो वहाँ पे आप यस5 हटा करके P1 कर दीजिए। कब? जब आप L2 देते हैं, L3 देते हैं। यानी L3 अगर दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको P1 कंपलसरी देना पड़ेगा सीएनएस में, और अगर आप L2 देते हैं तो वहाँ पे आप सीएनएस में आप यस5 भी दे सकते हैं और यस1 भी दे सकते हैं, जैसी आपको ज़रूरत पड़े। तो ये दोनों दवाओं का कॉम्बिनेशन, आप लगातार L2 L3 में उलझ जाते हैं और कंपाउंड मेडिसिन के बारे में आप उलझ जाते हैं। कंपाउंड मेडिसिन आप जितनी रोगी को देते हैं, जितनी दवाओं को आप बनाते हैं, वो सब कंपाउंड मेडिसिन ही है। जब आप एक से अधिक रोगी को मिला देते हैं, औषधियों को मिला देते हैं, तो वहाँ पर आप कंपाउंड मेडिसिन ही बना रहे हैं। यानी हर डॉक्टर पर डे जितने पेशेंट देखता है उतने कंपाउंड मेडिसिन उसके बने, यानी उसके पेशेंट रजिस्टर में जितने फार्मूले लिखे हैं वो सब कंपाउंड फार्मूले हैं। इस नाते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कंपाउंड तो बनते और बिगड़ते रहते हैं। हमने एक कोई कंपाउंड का फार्मूला तैयार किया, हमने डायरिया के एक रोगी पर दिया, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरे वाले रोगी को भी वही फार्मूला काम कर जाएगा, क्योंकि दोनों रोगी के बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर होगा। कोई दुबला पतला हो सकता है, कोई मोटा ताज़ा हो सकता है, किसी का बॉडी वेट 100 kg का हो सकता है, किसी का बॉडी वेट 40 kg का हो सकता है, कोई पहले से किसी अन्य रोग से रोगी ग्रसित हो सकता है। तो L2 अगर हमने दिया है, मान लीजिए डायरिया में हमने L2 दे रखा है, तो ये L2 के साथ हो सकता है कि उस व्यक्ति को पहले से कोई और रोग रहा हो, स्किन डिजीज रही हो, या ट्यूबरक्लोसिस रहा हो, या अस्थमा रहा हो, कोई अन्य रोग भी उसके साथ इन्वॉल्व हो सकता है। तो केवल L2 देने से काम नहीं चलेगा, फिर उसके अन्य रोगों को भी हमको तात्कालिक तो नहीं, लेकिन बाद में एसेसरी ऑर्गन्स को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। इसीलिए जब हम L2 देते हैं तो हमारा लीवर भी ठीक होता है, हमारा गाल ब्लैडर भी कवर होता है, हमारी इंटेस्टाइन भी कवर होती है, माउथ के अंदर जितने सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो भी कवर होते हैं, और ग्लैंड्स सारे जितने बॉडी के ग्लैंड्स होते हैं वो भी कवर होते हैं। जब हम L3 देते हैं तो फिर हमारे लंग्स कवर होता है, किडनी कवर होता है, यूरिनरी ब्लैडर कवर होता है, यूरेथ्रा कवर होता है, स्प्लीन कवर होती है, ये सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे उससे कवर हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम L2 L3 और CNS का चयन तो कर लेते हैं, तो क्या इन्हीं दवाओं पे हम निर्भर रहें? नहीं, इन दवाओं की कार्य क्षमता को बढ़ाने और घटाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करना है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग केवल 1 सप्ताह तक रेगुलर करें। अगर फिर आपको ज़रूरत पड़ती है तो कम से कम अगले 15 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी आप रोक दीजिए, और फिर आप 2-3 दिन इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। मैं तो इस प्रयोग पर लगा हूँ, अभी कई रोगियों पर मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग क्या बंद कर दिया जाए, क्या इलेक्ट्रिसिटी देना अनिवार्य ही है। अभी मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रयोग जारी है, और हालांकि कई रोगियों पर मुझे बिना इलेक्ट्रिसिटी के बड़े अच्छे परिणाम मिले हैं। तो मैंने कल आपका डाइल्यूशन, पॉजिटिव निगेटिव, इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव निगेटिव का भ्रम, ये सब मैंने दूर किया था दिन में, और आज मैंने आपको L2 L3 और CNS के बारे में डिटेल में डिफिनेशन दे करके आपको एक बार समझाने का प्रयास किया है। अब L2 और L3 के अलावा, यानी जो ऑर्गन L2 में इन्वॉल्व हैं और जो ऑर्गन L3 में इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा भी हमारे शरीर में बहुत से ऑर्गन बचते हैं जिनको हम किसी अपने इन दोनों सिस्टम में नहीं रखे हैं। जैसे हमारा महिलाओं में यूटेरस है, पुरुषों में आपका टेस्टिस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, हमारी बोन है, हड्डियाँ, हमारे विभिन्न प्रकार के जैसे ईयर है, आई है, नोज है, हमने इनको किसी सिस्टम में नहीं रखा है। ये हमारे स्पेशल पार्ट्स ऑफ ऑर्गन है जो एक स्पेशल फंक्शन के लिए प्रकृति ने बनाया है। बाकी जितने ऑर्गन हमने बनाए वो एक सिस्टम को कवर कर रहे हैं, लेकिन ये ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन को कवर कर रहे हैं। जैसे ईयर है तो उसका काम सुनना हो गया या शरीर का बैलेंस करना हो गया, नाक है तो ऑक्सीजन को लेना और कंप्लीट करना है, आँख है तो उससे देखने का काम लेते हैं,
यूटेरस है तो वो बच्चे के जन्म के लिए सहयोग करता है, टेस्टिस है तो वो स्पर्म बनाने के लिए काम करता है। तो ये जो विभिन्न पार्ट ऑफ ऑर्गन्स हैं, जो स्पेशल पार्ट ऑफ ऑर्गन्स हैं, हम रोगी को इस अपने सिस्टम के अलावा स्पेशल पार्ट ऑफ ऑर्गन को भी टच करेंगे कि क्या रोगी के स्पेशल पार्ट्स ऑफ ऑर्गन की भी अगर ज़रूरत होती है तो हम उन दवाओं का भी चयन करेंगे। मैं समझता हूं कि अब आपको मैंने काफ़ी इशारा कर दिया है कि मेरी आने वाली प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में किस बात की चर्चा और किस स्तर की होगी। मैं इसी तरीके से उस किताब में लिख रहा हूं कि आप पहले L2 कैसे चयन करेंगे, फिर L3 कैसे चयन करेंगे, फिर CNS को कैसे कंबाइन करेंगे, और उसके बाद एसेसरी ऑर्गन्स को आप रोगी के किन किन कंप्लेंट पे एसेसरी ऑर्गन को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। और यही पुस्तक मैं समझता हूं कि आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जिसको लिखने में मुझे समय लगेगा, इसको देखने में, बनाने में और आप तक पहुंचाने में भी समय लगेगा। हमारे बहुत से साथी जो ये हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पहले एडवांस बुकिंग नहीं किए थे, ये सोच करके कि हो सकता है डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव कहीं मेरा एडवांस पैसा हजम न कर जाए और फेसबुक से गायब न हो जाए, और उसके बाद जब किताब छप के आ गई और मैंने यहाँ से बुकिंग जारी किया और उसकी फ़ोटो जारी हुई, तो लगातार एक एक रात में 100 लोगों के पैसे आने शुरू हो गए थे। 50 लोग एक साथ हमको भेजना शुरू कर दिए थे। यानी देश में अभी ये मेंटलिटी है कि ईमानदार लोगों की भी पहचान अभी लोग कर नहीं पाते हैं। मैं कितना भी कह रहा हूं कि आप हमारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की एडवांस बुकिंग कर लिए ताकि मुझे एक संख्या पता चल जाए कि और उस संख्या से मैं अपने आप को मैनेज कर लूं कि मुझे पुस्तक कितनी निकलवानी है और किस तरह के पेज लगाने, क्योंकि जो मेरी इनकम होगी आपके पैसों से एडवांस बुकिंग की, मैं उसी हिसाब से उसके पेज का चयन करूँगा, उसके फोटोग्राफ्स का चयन कर पाऊँगा, क्योंकि लागत मेरी कितनी लगेगी और मैं कैसे उसको मैनेज करूँगा। लेकिन हमारे तमाम साथी मैं ये मान के चलता हूं कि जब तक किताब छप के और यहाँ पोस्ट होना नहीं शुरू होगी तब तक वो किताब को मंगाना नहीं चाहेंगे। लेकिन इस बार बहुत ही स्पष्ट तौर पे मैं आपको कह दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की 500 किताबों को प्रिंट आउट मिलवाऊंगा, क्योंकि किताबों पहले मेरी जब 500 किताबें निकल जाएंगी मैं उसके बाद ही अगला ऑर्डर दूंगा कि नहीं दूंगा, ये आपके आने वाले संख्या पर निर्भर करेगा। क्योंकि अब मेरी उम्र 58 वर्ष में चल रही है और किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मैं किताबों को छपवा करके अपने घर में रख दूं और रात में मैं मर जाऊं तो उन किताबों को ना आप पा पाएंगे और ना मेरे बच्चे उस किताबों का उपयोग करके आपको भेज पाएंगे। तो जहां तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के अंदर बेईमानी कहीं भी नहीं है। मेरे हर शब्द में ईमानदारी है, मेरे हर शब्द में आपका प्यार है, मेरे हर शब्द में आपका साथ है। मैं यही चाहता हूं, अभी भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की अधिक से अधिक एडवांस बुकिंग कर लीजिए। मैं आपको कोड दे रहा हूं, उस कोड को आप नोट कर लें, और उस कोड के साथ ही जब मैं आपसे शेष पेमेंट मांगूंगा तो आप अपना कोड नंबर बताएंगे कि मेरा कोड नंबर ये है और इस कोड नंबर में मेरा पैसा ऐड करिए। तो मैं आपके उस कोड नंबर को खोल करके देखूँगा, क्योंकि इस बार कुछ गलतियाँ मुझसे हुई हैं बुक को पोस्ट करने में और जाने में, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने कोड देना शुरू किया है। और उस कोड का कोई अर्थ है, वो कोड का अर्थ मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। बस आज के लिए इतना ही। चलते चलाते आप सब मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9793252355 और मेरा फ़ोन पे नंबर 9450563748, इस पर आप अपनी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए 1650 रुपये और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के एडवांस बुक के लिए 500 रुपये दे सकते हैं। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की कीमत अभी तय नहीं है, ये 500 रुपया आपका एडवांस बुकिंग में रहेगा। जो कीमत तय होगी नवंबर या दिसंबर में, रेस्ट अमाउंट आपको उसके बाद दे करके किताब प्राप्त कर लेनी है। बस आज के लिए इतना ही। मिस्टर अनिमेश लिख रहे हैं, वी नो हाउ मच डेडिकेटेड यू आर विथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। चलिए अनिमेश जी, आपकी का नमस्कार। नरोत्तम सिंह यादव लिख रहे हैं, नमस्कार सर जी, शिकोहाबाद फिरोजाबाद से। सत्या पांडे, आप लोगों की आप सत्या पांडे लिख रही हैं, आपकी लॉन्ग लाइफ है। सीमा जी, किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ईश्वर करे कि आप सबकी दुआएं मेरे साथ रहें और मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके फिर मैं इस दुनिया से जाऊं। मैं कोशिश ये करता हूं कि मुझे ईश्वर पे बहुत विश्वास है। और मैं आपको बता दूं चलते चलाते कि जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए तत्पर रहता हूं कि बिल्कुल समय पे आ जाता हूं, जैसे मैं अपनी ड्यूटी कॉलेज एज ए प्रिंसिपल की सीट पर बैठने के लिए समय पर 8 बजे पहुंच जाता हूं, फिर मैं अपने डिस्पेंसरी पे एज ए फिजिशियन 4 बजे बैठ जाता हूं, वैसे ही सुबह भगवान के पास भी मेरा फिक्स समय है जो 40 मिनट का पर डे है।
मुझे कहीं बाहर भी अगर जाना है, रात में 2 बजे जाना है, तो मैं उसके पहले उठ करके भगवान के पास 40 मिनट अपना समय निश्चित देता हूँ। तो मेरे उस 40 मिनट में मैं मंथन करता हूँ और मुझे लगता है कि ईश्वर की तरफ से मुझे कुछ असीम शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, और मैं उन शक्तियों को के साथ आपके बीच अपने आप को फ्रेश महसूस करता हूँ और ईश्वर से मनाता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँ तब तक इसी तरीके से स्वस्थ मुस्कुराते हुए आप सबके बीच आता रहूँ और आप सबका स्नेह लेता रहूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात यहीं पर, कल फिर मिलेंगे किसी नए प्रसंग के साथ, किसी नए सब्जेक्ट पर। अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।